नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने YouTube चैनल एग्री ट्यूटोरियल में। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं एक नई क्रॉप के साथ। अपन लगातार क्रॉप्स पढ़ रहे थे और आप लोग जानते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सब लोग तैयारी करने में लग गए हैं, तो अपने चैनल पर आपको फ्री में क्लासेस मिलेगी। आप आराम से इसका लाभ उठाएं और आगे से आगे वीडियोस को शेयर करें ताकि जो भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से इसका फायदा ले पाए। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम खराब किए मैं इस टॉपिक की शुरुआत कर लेता हूं। छोटी सी क्रॉप है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोर्ड कवर इसलिए कर रखा है ताकि ये पॉइंट कंपलसरी है, हर क्रॉप में होते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है और ना आपको कुछ नई चीज मिलेगी इसके अंतर्गत। ये तो पॉइंट मैंने पहले इसलिए कवर कर रखे हैं ताकि अपना टाइम भी बच जाए और अपना एक भी पॉइंट नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाओ इधर, वानस्पतिक नेम, यानी कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, बोटनिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? बोटनिकल क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आपका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम का मतलब क्या हो गया, इसका बोटनिकल नेम क्या है? तो दोस्तों इसका जो बोटनिकल नेम है वो है सोरगम बाइकोलर। सोरगम बाइकोलर, ठीक है ना। सोरगम बोलते हैं इसे, किससे? ज्वार को क्या बोला जाता है दोस्तों? सोरगम बोला जाता है। और इसका जो बोटनिकल नेम है वो है सोरगम बाइकोलर। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कुल की, देखिए दोस्तों ये एक खाद्यान्न फसल है और जितनी भी खाद्यान्न वाली फसलें हैं वो ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आती हैं। और एक इसका और अभी एक नया नाम आ गया है ग्रेमिनी कुल का, है ना। उसका नाम क्या है? पोएसी। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका कुल है यानी किसी जो फैमिली है वो कौन सी है? आपके ग्रेमिनी। मान लो अभी जो जनरली पेपर आ रहे हैं उसमें आपके ग्रेमिनी ना पूछकर पोएसी पूछा जा रहा है, तो आपको पोएसी भी याद करना है। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि तभी मजा आएगा जब अपने खुद के नोट्स अच्छी तरीके से पढ़कर अपन बैठते हैं एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत, तो बहुत ही मजा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अफ्रीका, यानी कि उत्पत्ति जो है इसकी कहां से मानी गई है? अफ्रीका से मानी गई है। मैंने अफ्रीका पहले इसलिए बता दिया क्योंकि ये चीज इतनी अच्छी है। जैसे कि बाजरे की बात करूं, ज्वार की बात करूं, इन दोनों की जो उत्पत्ति है वो है आपके अफ्रीका। कौन सी दोस्तों? अफ्रीका। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ओरिजिन जो पहले से है, आप कहां से जन्मे हो, आप अपनी सिटी से जन्मे हो, उसी प्रकार जो ज्वार है वो जन्मा है आपके अफ्रीका से। ओके दोस्तों, जो ज्वार है वो जन्मा है अफ्रीका से जन्मा है। और अपन जो ओरिजिन पहले से हैं वो किस हिसाब से निकालते हैं? जहां पे उसकी जंगली प्रजातियां सबसे अधिक पाई जाती है उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्राइमरी जो ओरिजिन पहले से हैं वो निकाला जाता है, निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है दोस्तों? अफ्रीका। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर, यानी कि जो ज्वार है इसके अंतर्गत क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? तो देखिए दोस्तों, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो है आपके 20। कितनी है? 20 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें परागण कौन सा पाया जाता है, देखिए दोस्तों इसमें बहुधा पर परागण पाया जाता है, यानी कि इसमें 100 प्लस पर परागण दोनों ही पाया जाता है। बट अगर आपको एग्जाम में 100 प्लस पर परागण दोनों दें तो आपको 100 परागण ही राइट करके आना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसकी जगह आपको ऑप्शन में बहुधा पर परागण मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो परागण होता है वो होता है बहुधा परागण, या पर परागण के देते हैं अपन, एक ही चीज है। उसके बाद में बात करूं इनफ्लोरोसेंस की, यानी कि इसके पुष्प क्रम को अपन किस नाम से जानते हैं, है ना, किस नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो इसका पुष्प क्रम है उसको अपन कहते हैं ओपन पेनिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? ओपन पेनिकल के नाम से जानते हैं, है ना, ओपन पेनिकल। याद करना दोस्तों, ओपन जो पेनिकल है ये इसका क्या है? पुष्प क्रम है, यानी कि इनफ्लोरोसेंस है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं फल की, यानी कि इसका जो फ्रूट है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसका फ्रूट टाइप कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, जितनी भी खाद्यान्न वाली जितनी भी फसलें हैं, अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं, उन सबका आपके अपन कह सकते हैं जो फ्रूट टाइप है वो है कैरियोप्सिस। बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पहले आपको चावल करा रखा है, आपके बाजरा करा रखा है, जो करा रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो। इसका जो आपके फ्रूट टाइप है वो है कैरियोप्सिस, है ना दोस्तों। तो इसका जो फल है वो है कैरियोप्सिस। ठीक है ना, याद कर लेना दोस्तों, कैरियोप्सिस जो है वो इसका क्या है? आपके फ्रूट टाइप है, यानी कि इसका फल है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसमें अंकुरण यानी कि इसमें जर्मिनेशन सीड कौन सा पाया जाता है। 17 से 18 मिनट के अंतर्गत अपने को जवार पूरा करना है। 70 से 80 फसलें हैं, कब जाके कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कितना फास्ट चल रहे हैं हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मात्र एक भ्रम है, जिस किसी को नहीं आता वो ऐसा ही बोलता है, ठीक है ना। तो इसका जो अंकुरण है वो है हाइपोजियल। कौन सा दोस्तों अंकुरण जो है वो है, आपको याद करना है हाइपोजियल। हाइपोजियल और एपीजियल मैंने आपको दो बता रखे हैं। एपीजियल का मतलब क्या हो गया और हाइपोजियल का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। बीज पत्र का अगर भूमि से बाहर आ जाता है, अगर बीज पत्र भूमि से बाहर आ जाता है तो उसे अपन बोलते हैं एपीजियल। और हाइपोजियल का मतलब क्या होता है, जो बीज होता है उसका बीज पत्र भूमि से बाहर नहीं आ पाता, उसे अपन कहते हैं हाइपोजियल। तो इसमें जो अंकुरण पाया जाता है यानी कि जर्मिनेशन जो सीड पाया जाता है उसे अपन बोलते हैं हाइपोजियल। कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके आदर्श नेम की, इसके अन्य नाम की, ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं ग्रेट मिलेट। क्या कहते हैं? एक तो होता है पर्ल मिलेट जिसे अपन बाजरा के नाम से जानते हैं, एक आपके होता है ग्रेट मिलेट, है ना। ग्रेट मिलेट के नाम से भी अपन किसको जानते हैं? जवार को जानते हैं। दोस्तों आज एक नई पॉइंट है जो आपको नोट करना है। ग्रेट मिलेट के नाम से किसे जानते हैं? आपके जवार को, शोरगम को जानते हैं। और इसे किस नाम से जानते हैं? कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों कैमल क्रॉप, कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। और ये जो है इसको भी अपन जानते हैं कैमल क्रॉप के नाम से। इसका क्या रीजन है, क्या कारण है जिस इस वजह से अपन जो है ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों जो ऊंट होता है वो बहुत दिनों तक पानी पिए बिना ही रह सकता है ना। जो ऊंट होता है वो पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। उसी प्रकार ये जो फसल है ये सूखा सहनशील फसल है जो शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती है। शुष्क का मतलब क्या हो गया? जो ड्राई एरिया है वहां पे उगाई जाती है ना। तो इसकी इसलिए अपन इसको बोलते हैं कैमल क्रॉप, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैमल क्रॉप के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको जो अन्य नाम है उसमें आपको याद करना है, एक तो करना है ग्रेट मिलेट, ठीक है ना। एक तो नाम आ गया ग्रेट मिलेट। नंबर सेकेंड अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं आपके कैमल क्रॉप। क्या दोस्तों? कैमल क्रॉप के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं मोटे अनाजों का राजा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोटे अनाजों का राजा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मोटे अनाजों का राजा अपन किसे बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों वो बोलते हैं ज्वार को। क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है? जैसे मैंने बताया कैमल जो क्रॉप है वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ऊंट होता है वो बहुत दिनों तक पानी पिए बिना भी रह सकता है। उसी प्रकार ये फसल जो है ये सूखा सहनशील फसल है, इसको पानी की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार जो मोटे अनाजों का राजा अपन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जो इसका जो दाना होता है वो पाचनशील होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मोटे अनाजों का राजा, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक और अन्य नाम आ गया मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा, ठीक है दोस्तों। आप तीनों नाम नोट करें, ग्रेट मिलेट, आपके कैमल क्रॉप और जो है मोटे अनाजों का राजा। ओके दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसमें जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो इसमें जो प्रोटीन है वो होता है 10 से 11%। क्या होता है दोस्तों? इसमें 10 से 11% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो यानी कि खनिज लवण की बात करूं तो 1.5 यानी कि 1.5% समथिंग आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? इधर वाले पॉइंट अपन क्लियर करते हुए अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें कितना पाया जाता है? देखिए दोस्तों जितनी भी आपके समथिंग खाद्यान्न वाली अनाज वाली जो फसलें हैं उसके अंतर्गत 60 से लेके 70% के मध्य आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपके 60 से लेके 70 के मध्य कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, 60 से लेके 70% इसमें क्या होती है दोस्तों? कार्बन की जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। इधर वाले जितने भी पॉइंट थे, वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकोलर, कुल कौन सा है? ग्रेमिनी या फिर पोएसी। फिर क्या है? ओरिजिन प्लेस, अफ्रीका से ये जन्मा है कौन? जवार। फिर गुणसूत्रों की संख्या 20। फिर है परागण, बहुधा पर परागण पाया जाता है। पुष्पक्रम की बात करूं तो ओपन पेनिकल। फल कौन सा है? कैरियोप्सिस। अंकुरण की बात करूं तो हाइपोजियल। अन्य नाम क्या है? ग्रेट मिलेट, कैमल क्रॉप, मोटे अनाजों का राजा। प्रोटीन की मात्रा की बात करूं तो 10 से 11% प्रोटीन होती है। मिनरल्स की बात करूं समथिंग 1.5% मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो देखिए दोस्तों इसमें 60 से लेके 70% के मध्य आपके जो हैं
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी सीड रेट की, यानी कि इसकी जो बीज दर है, ज्वार की जो बीज दर है वो अपन कितनी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो बीज दर है, अगर मान लो ये जो आपके ज्वार जो है इसको अपन एक तो दाने के रूप में काम लेते हैं, खाने के रूप में इसको अपन काम में लेते हैं, और अगर अपन चारे के लिए उगा रहे हैं, मान लो ज्वार जो होता है इसको अपन काट के चारे के लिए प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर चारे के लिए अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आपको जो है जो बीज दर है वो थोड़ी ज्यादा देनी होगी। अगर खाने के लिए यूज कर रहे हो, दाने के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको जो है जो अपन कह सकते हैं जो ज्वार की जो सीड रेट है वो थोड़ी सी कम रखी जाती है, ठीक है दोस्तों। पहले अगर मैं बात करूं दाने के लिए, तो देखिए दोस्तों, दाने के लिए पहला तो सीड रेट में दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो है दाना। दाने के लिए आप दोस्तों को तो करनी है, तो आपको याद होना चाहिए 10 से लेके 12 केजी प्रति हेक्टेयर अपन क्या करते हैं जो है इसकी सीड रेट लेते हैं। ओके दोस्तों, अगर मान लो अगर आप किसके लिए यूज कर रहे हो दोस्तों, अगर आप चारे के लिए यूज कर रहे हो तो समथिंग 30 से लेके 35 केजी, या फिर अपन कह सकते हैं 35 से लेके 40 केजी, एक ही चीज है, 35 से लेके 40 केजी प्रति हेक्टेयर जो है अपन क्या करते हैं चारे के लिए इसकी सीड रेट को यूज में लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रही है कहानी, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है और आपको नोट जरूर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, यानी कि उर्वरक प्रबंधन की, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, उन सब में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास का जो रेशियो लिया जाता है दोस्तों, वो लिया जाता है 4:2:1, ठीक है दोस्तों। तो उर्वरक प्रबंधन में आपको क्या नोट करना है, 4:2:1, यानी कि एनपीके का अनुपात क्या हो गया 4:2:1, यानी कि आपकी 100 से लेके 120 केजी जो है वो आपको नाइट्रोजन लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं 60 से 80 केजी जो है वो आपको फॉस्फोरस लेनी है। उसके बाद अगर मैं पोटास की बात करूं तो समथिंग 40 केजी जो है वो अपने को क्या करनी है, प्रति हेक्टेयर आपके पोटास की मात्रा लेनी है। तो फॉस्फोरस की मात्रा 60 से 80, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 100 से 120, अगर पोटास की बात करूं तो 40 केजी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोइल की, तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो लाल दोमट मृदाएं जो होती हैं वो इसके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए उपयुक्त होती है कौन सी मृदाएं दोस्तों, आपके लाल दोमट मृदाएं, सैंडी इसके लिए जो सोइल होती है वो इसके लिए उपयुक्त होती है, इसके लिए सोइल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसकी क्लाइमेट देखने का प्रयास करेंगे, जो जलवायु जो है वो अपन कितनी लेते हैं, यानी लेने का मतलब ये हो गया इसके जो जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, वो अपने को देखना है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी जलवायु की, यानी कि इसकी क्लाइमेट की, तो आपके गर्म एवं उष्ण जलवायु का ये पौधा है ना, हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु का पौधा है। इसके अंकुरण के लिए देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, एक तो होता है अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन, सबसे पहले पौधे के अंतर्गत जर्मिनेशन होगा यानी कि अंकुरण होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे अंकुरण हुआ पौधा बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वृद्धि एवं विकास होगा, ठीक है ना, वृद्धि व विकास है ना, वृद्धि एवं विकास होगा। अब देखो पौधा इतना बड़ा हो गया, फिर उस पर क्या होगा, धीरे धीरे वो पकेगा यानी कि परिपक्वन अवस्था आएगी। तो देखिए दोस्तों परिपक्वन अवस्था, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक है जो आप आराम से याद कर सकते हो। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि परिपक्वन अवस्था को आपको पकड़ना है, उसकी जो मात्रा रखनी है वो रखनी है 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको क्या करना है, +5 करते जाना है इन सब में, यानी कि जो 20 से 25 है इसमें +5 करो। तो देखिए दोस्तों 25 से लेके 30 डिग्री जो सेल्सियस है वो अपने किस में आ जाएगा, वृद्धि एवं विकास में। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं अंकुरण की, यानी कि जर्मिनेशन के लिए जो है वो अपने को कितना चाहिए, तो वो चाहिए समथिंग 30 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो वो क्या करता है, एवरेज पूछ लेता है, तो एवरेज आप निकाल ही सकते हो, समथिंग 26 से लेके 30 कर दो या 32 डिग्री सेल्सियस कर दो। ये तो क्या है दोस्तों, एवरेज है यानी कि उपयुक्त टेम्परेचर है। ये तो बात होगी आपके जलवायु की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करूं R/P की, तो आपके 45 इंटू जो 15 है वो कर सकते हो, या फिर 42 इंटू 15 कर सकते हो, ये एक ही चीज है। अगर मान लो ये तो क्या है, अपन रो इंटू प्लांट की मध्य दूरी रखते हैं। अगर आपसे पूछें इसमें प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगते हैं, यानी कि ये अपना एक भाई साहब खेत है, खेत के अंतर्गत अपन ने क्या कर रखे हैं, ये तो क्या है, रो है। रो का मतलब क्या हो गया, पंक्ति,
है ना, और ये अपने पौधे हैं, पंक्ति में अपने क्या कर रखा है, पौधे उगा रखे हैं। तो रो इंटू रो की जो दूरी है वो कितनी है, थोड़ी सी ज्यादा होगी, कितनी है, समथिंग 45। उसके बाद अगर मैं बात करूं पौधे से पौधे की जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर रखी जाती है, समथिंग 15, है ना। तो जो पौधे आ जाएंगे वो आ जाएंगे समथिंग 1.5 लाख, है ना, 1,50,000 जो पौधे हैं वो प्रति हेक्टेयर लगते हैं, है ना दोस्तों। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या है 45 × 15 या फिर 45 × 12 भी रखते हैं, 42 × 12 रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना, एवरेज इतना रहता है। तो समथिंग जो पौधे आते हैं वो आते हैं आपके 1,50,000। उसके बाद अगर मैं बात करूं खरपतवार नियंत्रण की, यानी कि वीड मैनेजमेंट होता है, अपन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करेंगे, जैसे कि खरपतवार उगा रखे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आपके एक C4 प्लांट है। कैसा प्लांट है दोस्तों, C4 प्लांट है, ठीक है दोस्तों, C4 प्लांट है, और ये एक STB पादप है। अरे जितनी भी आपकी खरीफ की क्रॉप है, एक मक्का को छोड़ दो, बाकी जितनी भी खरीफ की क्रॉप है वो STB प्लांट है, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है। तो देखिए दोस्तों, जितनी की जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको अपन C4 प्लांट है। ये C4 प्लांट के अंतर्गत एक ही जो है खरपतवार लगता है, जिसका नाम है सबसे भारी खरपतवार स्ट्राइगा। नाम सुना है क्या स्ट्राइगा का? जब अपन खरपतवार पढ़ेंगे तब अच्छी तरीके से डिटेल में बताऊंगा जो स्ट्राइगा है वो क्या होता है। हालांकि मैंने अभी तक खरपतवार नहीं कराया है, मैं चाह रहा हूं कि जैसे ही अपन क्रॉप्स को कंप्लीट करें, बाकी 4-5 जो मेजर टॉपिक बच रहे हैं, 2-4 ही है ज्यादा से ज्यादा, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, आपके एट्राजिन का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कटाई लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे ना आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा इधर इधर चला हूँ तो शायद टच हुआ हुआ, कटाई, है ना। कटाई यानी कि अपन जो है कितनी नमी की मात्रा हो फसल में, तब अपन इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो कटाई की जो मात्रा होती है वो होगी आपके 20 से 25%। 20 से 25% अगर बरदा में नमी है, मॉइस्चर है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो है हार्वेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर भंडारण यानी कि स्टोरेज करना चाहते हैं, अब काट तो लिया, अब इसको अपन स्टोरेज करना चाहते हैं, भंडारित करना चाहते हैं, तब जो है वो उसमें नमी कितनी रहनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों, समथिंग 10 से लेके 12% इसमें क्या है, नमी रहनी चाहिए। हालांकि जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उन सब का रेशियो यही रहता है, ठीक है। इतने पॉइंट अपन, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है यील्ड के ऊपर, यानी कि उपज के ऊपर। ज्वार जो है इसकी उपज अपने को कितनी मिलती है, देखिए दोस्तों, अगर आप दाने के लिए यूज कर रहे हो, है ना, अगर दाने के लिए यूज कर रहे हो तो आपको समथिंग मिलती है 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर आप चारे के लिए यूज कर रहे हो इसको, तो चारा जो अपने को मिलता है वो मिलता है 30 से लेके 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये तो हो गई उपज की बात। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं वैरायटीज की, तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली वैरायटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सी बार एग्जाम में पूछी गई है, उस वैरायटी का नाम है CSH फर्स्ट। देखिए दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये आपके 1964 में विकसित की गई थी, है ना। ये आपके जो है काफिर जीन से विकसित की गई है। किससे? काफिर जीन से। काफिर जीन से जो है वो डेवलप की गई है, और इंडिया की, है ना, इंडिया की जो सोरगम है इसकी प्रथम हाइब्रिड है, यानी कि ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। ज्वार की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म। ये आपको इसकी जो विशेषता है वो आपको एग्जैक्ट तरीके से याद करनी होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वैरायटी जो है CSH9, है ना। CSH जो 9 वैरायटी है ये आपके सूखा सहन करने में सर्वाधिक जो सूखा सहन कर सकती है, तो वो कौन सी है दोस्तों, वो है CSH9। तो ये क्या है, सर्वाधिक सूखा सहनशील, सर्वाधिक सूखा सहनशील। ओके दोस्तों, पॉइंट क्लियर हो गया। सर्वाधिक जो सूखा सहनशील जो वैरायटी है वो है आपकी CSH9, ठीक है। चलो उससे अपन आगे बढ़ते हैं, अपनी जो कुछ एक वैरायटियां और रहती हैं, जैसे कि मैं बात करूं SSG 888, ये वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं चारे के लिए, तो एक वैरायटी का नाम है मीठी सूडान, है ना, मीठी सूडान। इसका एक और अन्य नाम है, यानी कि मीठी सूडान को ही एक और अन्य नाम से जानते हैं, तो वो कौन सी है दोस्तों, ये हैं आपके SSG आपके, है ना,
59 ये जो वैरायटी है इसको भी मीठी सूडान के नाम से जानते हैं। इसकी कोष्टक में जो है वो आप SSG 59-1 करके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं चारे प्लस दाने के लिए जो उपयुक्त होती हैं वो कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, है ना। चारे प्लस दाने दोनों के लिए, चारे प्लस दाना दोनों के लिए तो आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों। कौन कौन सी है, CSH आपके 13, ठीक है ना, CSH 13 और CSV 15 और SPV ये जो है 17। ये वैरायटी जो है ये चारे प्लस दाने दोनों के लिए उपयुक्त की जाती है। और तो आपके राजस्थान चरी है ना, राजस्थान चरी, पूसा चरी, MP चरी, ये चरियां जो हैं ये आपके ज्वार की जो फसल है उसकी मुख्यता जो आपकी वैरायटीज हैं। ओके दोस्तों, उससे अपन चलते हैं इससे आगे। ठीक है, ये तो बात हो गई, कुछ एक चीजें मैं आपको और नोट कराऊंगा, जैसे सोरगम सीक्वेंस हो गया, धुरीन क्या होता है ना, एक्स होसेटिव जो अपने पौधा होता है वो क्या चीजें होती हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, उससे अपन आगे बढ़ते हैं। हरी अप। ठीक है ना, दरवाजा बंद करना। देखो सबसे पहले एक शब्द आता है धुरीन। क्या दोस्तों, धुरीन, या फिर इसे अपन बोलते हैं HCN, ठीक है, या फिर बोलते हैं ग्लाइकोसाइनेट। ये इसके 3 नाम हैं, तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, धुरीन, HCN, या फिर इसको कहते हैं प्रूसिक अम्ल या फिर प्रूसिक एसिड। तीनों के तीनों एक ही है, आपको नोट करने हैं, धुरीन, HCN, प्रूसिक एसिड, ग्लाइकोसाइनेट, है ना। ये जो क्या चीज है, कैसे है, क्या चीज बनती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये क्या है, आपका ज्वार है, ज्वार का ये क्या है, एक पौधा है। ठीक है, ज्वार का एक क्या है, पौधा है। पौधे की ये तो मैंने बता दी आपको पत्तियां, और इधर मैंने बता दी जड़ें। ठीक है, समझना चीज को, ये क्या है, आपकी जड़ें हैं, और ये क्या है, पत्तियां। पत्तियों के अंतर्गत एक रसायन बनता है जिसका नाम है प्रोलीन। क्या नाम है दोस्तों, प से पत्तियां, प से प्रोलीन। ये जो प्रोलीन होता है ये क्या करता है, आपके एब्सिसिक एसिड जो होता है, जो एक हार्मोन है, ABA के नाम से अपन जानते हैं, एब्सिसिक एसिड को निर्मित करता है। क्या करता है, एब्सिसिक एसिड को निर्मित करता है। और ये एब्सिसिक जो एसिड है इसका क्या काम है, ये भाई साहब रंध्रों को खोलने बंद करने का काम करता है, रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करता है, कौन करता है, ABA। पत्तियों में निर्माण किसका हुआ, प्रोलीन का। ये किसका निर्माण करता है, ABA का। ये जो ABA है ये रंध्रों को खोलता है और बंद करता है। ठीक है दोस्तों, और क्या करता है, जो डोरमेंसी है उसको बनाए रखता है, सुषुप्त कालिता को बढ़ावा देता है, सुषुप्त कालिता को क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है ना। ये क्या करेगा, रंध्रों को बंद कर देगा, जिससे जो है पौधे में जल की हानि बहुत ही कम होगी, यानी कि ना के बराबर होगी। यहां पे तो पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहां पे देखिए आप, जो जड़ें हैं, जड़ों के अंतर्गत HCN क्या है, HCN निर्मित होता है। क्या होता है, HCN निर्मित होता है। और ये जो HCN है ये आपके परिवर्तित हो जाता है पत्तियों में। किसमें दोस्तों, पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है, कौन, HCN। ठीक है, और जो HCN पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है, अगर मान लो अपन ने HCN से जो निर्मित पत्तियां हैं उसको अगर अपने पशुओं को खिला दिया तो अपने जो पशु हैं वो मर भी सकते हैं, उनको हानि भी पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद करना है कि इसकी जो जड़ें हैं उसके अंतर्गत धुरीन या फिर HCN या फिर प्रूसिक एसिड या फिर ग्लाइकोसाइनेट एक नामक रसायन का निर्माण होता है। ये जो रसायन है ये पत्तियों में चेंज हो जाता है, बनता तो किसमें है, जड़ों में बनता है, लेकिन चेंज किसमें होता है, पत्तियों में चेंज हो जाता है। और अगर अपन इसको पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं की डेथ हो जाती है, पशु मर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। तो अपन ऐसा क्या करें, जब पशु अपने मर जाएंगे तो अपन कुछ ना कुछ तो इसके लिए जो है वो काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समथिंग
इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 200 ppm। 200 ppm है तो अपन इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर मान लो 0.5% से अधिक इसकी मात्रा हो गई किसकी, HCN की, तो अपना पशु मर जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन को ध्यान करना है 0.5 से कमी के ऊपर अपन को देना है। और अपन क्या कर सकते हैं, 50% फूल फ्लोरिंग के समय, यानी कि 50% फूल आ चुके हैं, 50% आने बाकी हैं। ठीक है ना, 50% अगर फ्लोरिंग हो गई है, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, जो है अपन पशुओं को इसको सेपरेट तरीके से खिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई आपके प्रूसिक एसिड की। उसके बाद एक और नया पॉइंट आता है, सोरगम सीकनेस। क्या होता है, सोरगम सीकनेस, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सोरगम सीकनेस, सोरगम सीकनेस क्या होती है दोस्तों, सोरगम सीकनेस का ये मतलब होता है जड़ों, जैसे ही अपन ने क्या किया, जवार को अपने आज लगाया, यानी कि आज अपने लगा दिया, वो समथिंग 100 से 120 दिनों में बनकर फसल तैयार हो जाएगी। तो देखो जो सोरगम सीकनेस होता है, इसमें क्या होता है, जो जवार की जो जड़ें हैं ये क्या करती है, खूब सारे जो पोषक तत्व हैं, जो धुरीन जो इसके अंतर्गत पाया जाता है, इसको नष्ट करने के लिए पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में अवशोषण कर लेती है। अपने मृदा में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, उसकी क्या है मात्रा को अधिक रूप में अवशोषण कर लेती है। इसीलिए अपनी जो फसल है वो इसको बचाव के लिए, धुरीन से बचाव के लिए किसका प्रयोग करती है, आपकी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इसका प्रयोग कर लेती है। इसके चलते मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और इसी को अपन कहते हैं सोरगम सीकनेस। तो आपको नोट क्या करना है, जो सोरगम जो सीकनेस है, यानी कि मृदा का बीमार होना, इसको कहते हैं मृदा का बीमार होना या फिर सोरगम सीकनेस। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत कार्बन जो नाइट्रोजन रेशियो होता है वो अधिक पाया जाता है। ये मैं सिंबल बना रहा हूं, इसका मतलब होता है अधिक, है ना। कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते जो है ना आपके कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है वो अधिक पाया जाता है और इसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। किसकी दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। तो अपन क्या करें, ये तो फसल अपने जीवन चक्र पूरा कर लेती है, यानी कि आज अपने जवार उगाया, जवार तो है वो अपना पोषक तत्व अवशोषण कर लेगा और जो है अपने जीवन चक्र है वो पूरा कर लेगा। लेकिन क्या होगा, जवार के बाद अगर मान लो आप चना उगा रहे हो, भाई जो जवार है ये एक खरीफ की क्रॉप है, उसके बाद जो है वो आप क्या कर रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, चना उगा रहे हो, तो आपको क्या करना है, समथिंग जो सबसे ज्यादा जिसकी कमी होती है वो है आपके नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो कमी होती है दोस्तों वो होती है नाइट्रोजन की। तो आपको सामान्यतः 20 से लेके 25% नाइट्रोजन की अधिक मात्रा प्रयोग करनी होगी आने वाली अगली फसल में, है ना। किसमें दोस्तों प्रयोग करनी होगी, आने वाली जो अगली फसल है उसमें अपन प्रयोग में लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट थे। जवार का एक पौधा है, इसकी पत्तियों में प्रोलिन बनाता है एबीए क्या करता है, रंध्रों को खोलता है और बंद करता है और सुसूत्रकारिता को बढ़ावा देता है। जड़ों में HCN का निर्माण होता है और ये चेंज हो जाती है पत्तियों में, और जो ये पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां अगर पशु खा लेता है तो पशु की मृत्यु होना तय है। ठीक है, धुरीन, HCN, प्रूसिक एसिड, ग्लाइकोसाइलेट एक ही नाम है। उसके बाद सोरगम सीकनेस या फिर मृदा का बीमार होना, ये किससे संबंधित है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, सीधी सी बात है, जवार से। और देखिए इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों के अंतर्गत एक रसायन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जाते जाते 5 स्टार कर लेना। इसके अंतर्गत एक रसायन बनता है जिसका नाम है सोर्गियोलिन। सोर्गियोलियोन एक रसायन बनता है। ये जो रसायन है ये क्या करता है, एलेलोपैथी प्रभाव दर्शाता है। एलेलोपैथी के प्रभाव का मतलब जानते हो, जो क्या करती है, साइड की फसलों को बढ़ने नहीं देती। तो ज्वार जो है वो एक एलेलोपैथी प्रभाव भी दर्शाती है। ये तो अपना ज्वार था, कोशिश की है जल्दी से निपटाने की। ठीक है दोस्तों, ओके।